11th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर का नाम है। हिंदी में से बोला जाता है ह्रास। डेप्रिसिएशन या ह्रास का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। ह्रास का मतलब होता है हमारे पास कोई भी मशीन है, मान लो हमारे पास एक कार है, ठीक है। हमारे पास एक कार है और हमने उस उस कार को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी समय से। जब हमने एक कार ख़रीदी थी, मान लेते हैं उस समय उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, 10 लाख रुपीज़ थी। 5 साल हमारे को कार को यूज़ होते करते हुए हो गए, तो क्या 5 सालों के बाद उसकी कीमत 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो कार पुरानी हो गई है, उसको हमने यूज़ किया। ऐसे ही मशीनों के साथ भी होता है। तो जब भी किसी हमारी एसेट या संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है, हमारे पास बिजनेस में मशीनें होती हैं, हमारे पास फर्नीचर होता है, ठीक है, तो जब इनकी कीमतों में कमी आ जाती है तो उसे कीमत में कमी आ जाने को हम हिंदी में ह्रास और इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा विलियम पिकल्स के अनुसार दी गई। ह्रास क्या है? संपत्ति के गुण, गुण मतलब उसकी क्वालिटी में कमी हो जाना। दूसरा वर्ड दिया गया परिमाण। परिमाण मीन्स क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। परिमाण में कमी आ जाना या मूल्य में कमी आ जाना। पर कैसी कमी आ जाना? स्थाई। स्थाई मतलब परमानेंट। जो कमी आ गई अब वो दोबारा से पूरी नहीं होगी, वो हमेशा के लिए कमी हो गई। और निरंतर होने वाली कमी मतलब ऐसी कमी जो लगातार हो रही है। ऐसा नहीं कि एक बार ही कमी हो गई दोबारा नहीं होगी। तो जो लगातार हो रही है, हमेशा के लिए हो गई, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो विलियम पिकल्स defines depreciation as depreciation may be defined as a permanent। so यहाँ पर परमानेंट वर्ड का यूज़ किया गया, मतलब हमेशा के लिए कीमत कम होगी। एंड कंटिन्यूइंग डिमोलिशन, ठीक है, लगातार उसकी कीमत कम हो रही है। किस चीज़ की कीमत? इन दी क्वालिटी, वस्तु की क्वालिटी कम हो रही है, उसकी क्वांटिटी, मात्रा कम हो रही है। और द वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की वैल्यू जो है वो भी कम हो रही है। अब आते हैं इसकी विशेषताएं और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला पॉइंट है ह्रास का अर्थ मूल्य में कमी आना होता है। डेप्रिसिएशन में रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हमारी एसेट की कीमत कम हो जाती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ह्रास धीरे धीरे व निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। डेप्रिसिएशन इज स्लो एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डेप्रिसिएशन एकदम से नहीं हो जाता बल्कि धीरे धीरे, जैसे जैसे हम मशीन को यूज़ करते चलते हैं उसकी कीमत लगातार घटती चलती है, ठीक है, धीरे धीरे होती है और निरंतर होती रहती है। थर्ड पॉइंट है ह्रास से केवल पुस्तक मूल्य में कमी आती है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। डेप्रिसिएशन के कारण केवल पुस्तक मूल्य में कमी आती है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हमने किताबों में लिखा भाई पहले हमारे पास 1 लाख रुपए की मशीन थी, अब उसकी कीमत कम हो गई, 10,000 तो रह गई 90,000, फिर 10,000 कम हो गई तो रह गई 80,000, ऐसे आगे बोला गया। और अस्थायी प्रकृति का होता है। डेप्रिसिएशन इज ऑफ परमानेंट नेचर। स्थायी प्रकृति का मतलब एक बार जो कीमत कम हो गई वो हमेशा के लिए कम हो गई, अब वो दोबारा बढ़ेगी नहीं। पांचवा पॉइंट है ह्रास निरंतर प्रयोग के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज़ को कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज़, डैमेज, पासिंग ऑफ द टाइम, ऑब्सोलेसेंस ऑफ द एसेट। तो यहाँ पर निरंतर प्रयोग के कारण कीमत कम हो गई, टूट फूट के कारण, डैमेज हो गया कोई मशीन को तो उसके कारण भी कीमत कम हो गई, समय व्यतीत हो जाने के कारण, पासिंग ऑफ द टाइम, और साथ में ऑब्सोलेसेंस या अप्रचलन हो जाना। अप्रचलन का मतलब होता है किसी कोई मशीन जो है वो पुरानी हो गई, अब नई मशीनें आ चुकी हैं, ये मशीन अब चलन में नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6, ह्रास जो होता है वो मूर्त स्थायी संपत्ति पर ही होता है। डिप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल फिक्स एसेट्स। यहाँ पर हम समझें कि मूर्त स्थायी संपत्ति या टेंजिबल फिक्स एसेट्स का क्या मतलब होता है। मूर्त का मतलब है, टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, जैसे हमारी टेबल हो गई, कुर्सियाँ हो गई, अलमीरा हो गई, मशीन हो गई। तो ये फिक्स एसेट्स जो होते हैं, फिक्स एसेट्स मतलब बहुत लंबे समय तक जो चलते हैं। जैसे मशीन हमने खरीदी 10 लाख या 10 करोड़ रुपए की, और ये आने वाले 25-30 सालों तक या 50 सालों तक काम करेगी, तो ये हमारी फिक्स एसेट्स होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है वगैरह। 7 पॉइंट हमारे को बोला गया ये गैर नकद व्यय है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। गैर नकद व्यय का मतलब क्या हुआ कि हमने ये बोला कि भाई हमारे पास एक मशीन थी 10 लाख रुपए की, एक साल हमने उसको यूज़ किया, उसकी 1 लाख रुपए कीमत कम हो गई, ठीक है। अब जो कीमत कम हो गई मशीन की, तो उसके बदले में हमने कोई पैसे थोड़ी दिए किसी को, बस ये मशीन पुरानी हो गई तो कीमत कम हो गई, हमने पैसा दिया नहीं, हमने कैश पे नहीं किया, तो उसने कह दिया नॉन कैश एक्सपेंस या गैर नकद व्यय है। अब देखें अगला टॉपिक है ह्रास के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से डेप्रिसिएशन होता है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला निरंतर
निरंतर प्रयोग द्वारा क्षय, वियर एंड टियर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज़। जब एक मशीन को लगातार हम चलाते हैं तो उसके कारण वो घिस जाती है, तो घिसावट हो जाती है, मशीन पुरानी हो जाती है, उसकी उपयोगिता घट जाती है। जैसे जैसे मशीन पुरानी हो जाएगी वो उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी और उसके द्वारा ज़्यादा हम वस्तुएं बना नहीं पाएंगे और ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाएंगे, तो हम कहेंगे लाभ कमाने की क्षमता जो है वो घट जाती है। सेकेंड पॉइंट है समय परिवर्तन या एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम। जैसे अगर कोई मान लो हमने 100 साल के लिए कोई ज़मीन जो थी या कंपनी के लिए हमने किराए पे ली हुई थी, तो जैसे जैसे वर्ष कम होते चलेंगे वैसे वैसे वो मशीन या हमारी जो ज़मीन है उस पर हमारा अधिकार ख़त्म होता चलेगा। थर्ड पॉइंट यह है अप्रचलन या ऑब्सोलेसेंस। लगातार अनुसंधान या रिसर्च होते हैं, ठीक है। हमारी जो मशीन हमारी फैक्ट्री में लगी हुई है वो हम हाथ से उसमें चीज़ें बनाते थे, अब नई मशीनें आ गई हैं, ऑटोमेटिक आ गई हैं, तो इसका मतलब लगातार खोज हुई, नई मशीनें हुई, नए आविष्कार हुए, नए प्रयोग हुए, नए सुधार हुए। उसके कारण पुरानी वाली मशीनें पुरानी या अप्रचलित हो जाती हैं, उन्हें ऑब्सोलेसेंस या अप्रचलन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है मूल पदार्थों की समाप्ति या एग्जॉशन ऑफ द मैटर। मूल पदार्थों की समाप्ति मतलब जब किसी एक चीज़ के बीच में जो पदार्थ पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो गया, उसके अंदर कोई मैटर पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो गया, उसके कारण भी उसकी कीमत में कमी आ जाती है। मान लो हमारे पास कोई मशीन है, उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है या उसमें कोई पार्ट पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का है या रबर का है, और थोड़े टाइम के बाद या लोहे का ही है वो घिस गया। अब वो मशीन बहुत पुराने टाइप की है, उस टाइप की मशीनें आती नहीं है, बनती नहीं, तो उसके वो पार्ट्स भी अब हमको मिलते नहीं। जब नहीं मिलते हैं तो फिर मशीन की कीमत कम हो गई। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमने दवाई की एक बॉटल ली, ठीक है। तो दवाई की बॉटल ली, हमने उसको यूज़ नहीं किया, जैसे बंद खरीदी थी हमने मान लो 200 रुपये की, तो 200 रुपये की बॉटल को हमने ला करके अलमारी में रख दिया, और जब हम उसको 5-6 साल बाद निकालेंगे तो क्या होगा, वो 200 रुपये की जो दवाई थी, क्या वो 200 रुपये उसकी कीमत रहेगी? नहीं, 5-6 सालों में वो एक्सपायर हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जो पदार्थ पड़े हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसकी कीमत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पाँचवा पॉइंट हमारा दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट्स। लगातार जब मशीनें चलती हैं तो उसके कारण वो छोटे मोटी पार्ट्स उसके जो हैं वो टूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं। या फिर एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, हमारे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें बॉयलर्स यूज़ किए जाते हैं। बॉयल करना इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है उबालना। कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे हम धातुओं को उबाल रहे हैं, प्लास्टिक को उबाल रहे हैं, रबर को उबाल रहे हैं, उससे कोई चीज़ बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, ये जो बॉयलर होते हैं जिसमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है उसमें विस्फोट हो जाता है, दुर्घटनाएँ घट जाती हैं। हमारे पास कोई गाड़ी है, कार है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया सड़क पे चलते हुए तो भी उसकी कीमत कम होगी दुर्घटना के कारण। 6 पॉइंट है बाजार मूल्य में स्थायी कमी हो जाना, परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। बाजार में हमारी वाली जो मशीन है उसकी कीमत कम हो गई और अब आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। 7वां पॉइंट है आर्थिक वातावरण परिवर्तन, चेंज इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आर्थिक वातावरण मतलब धन से संबंधित वाला, तो उद्योग में तकनीकी परिवर्तन हो गया। उद्योग इंडस्ट्री का मतलब है हमारी जैसी वस्तुएं बनाने वाली जो जितनी भी फैक्ट्री हैं उन्होंने नई तकनीक की मशीनें उपयोग कर ली। ग्राहकों की जो आदत थी हमारी वस्तुओं को यूज़ करने की वो चेंज हो गई, उनका स्वाद परिवर्तित हो गया, उनकी रुचि इंटरेस्ट बदल गया, वो नई और प्रकार की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। या जो हम चीज़ बनाते थे उसके लिए जो रॉ मटेरियल कच्चा माल आता था वो अब नहीं उपलब्ध हो रहा, क्योंकि मौसम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो प्राकृतिक कमी हो गई है रॉ मटेरियल की, तो ये भी एक कारण है। अगला या फिर ये हो सकता है कि जो चीज़ उसमें पड़ी हुई है प्रकृति के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह के कारण भी कोई पार्ट उसका ख़राब हो गया। नेक्स्ट दिया गया रास लगाने का महत्व या आवश्यकता या उद्देश्य क्या है। पॉइंट सेम होंगे इसमें, इंपॉर्टेंस, नीड्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रेशन। क्यों लगाया जाता है तो मीनिंग समझते हैं इसका। तो पहला पॉइंट आ गया उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए। देखो डेप्रेशन क्यों लगाया जाता है ये उसने पूछा है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया, उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए, असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो हम क्यों लगाते हैं डेप्रेशन, क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो पहले बोला कि उत्पादन लागत का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, कि जो चीज़ हमने बनाई है उसके लिए हम कच्चा माल खरीद के लाए थे, रॉ मटेरियल खरीद के लाए थे, उसके बाद उस जो आदमी उसको बना रहा है उसको हमने तनख्वाह दी, वो भी उसमें जुड़ जाएगी, बिजली का खर्चा आया वो भी उसमें जुड़ जाएगा, मशीन अगर पेट्रोल डीजल से चल रही है तो वो भी उसमें जुड़ जाएगा, मशीन अगर घिस रही है, मशीन की कीमत कम हो रही है तो वो भी तो उस मशीन उस वस्तु को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तभी कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन जो
जो होता है उसको भी हम वस्तु की लागत में जोड़ देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल कर देते हैं। भाई मशीन की कीमत भी कम हो गई इस वस्तु को बनाने के लिए, तो वो भी जोड़ो आप, उसको जोड़ करके हम प्राइस फिक्स करेंगे कि हमारी वस्तु की कीमत हमने ग्राहकों से क्या लेनी है। सेकंड है शुद्ध लाभ हानि की गणना करने के लिए फॉर असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस। देखो हमारे को लाभ हुआ या हानि, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, हमारे को कितना पैसा मिला उसमें से खर्चे हम घटा देंगे। तो ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ये भी तो खर्चा हो रहा है, हमारी मशीन की कीमत कम हो रही है, इसलिए लाभ हानि का पता करते समय डेप्रिसिएशन उसमें जोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सही आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या होती है, धन की स्थिति। देखो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में फाइनल अकाउंट्स में कि धन की स्थिति जब हम देखते हैं किसी भी बिजनेस की, किसी दुकान की, उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। भाई हमारे पास एसेट्स कितने हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं, और लाइबिलिटी कितनी है। लाइबिलिटी मतलब दायित्व, हमने कितना पैसा लोगों को देना। एग्जांपल के लिए कि मान लो हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए की संपत्तियां हैं, उनमें से 5 लाख हमने देना है किसी का, ठीक है। तो 10 लाख हमारे पास है, उसमें से 5 लाख किसी का देना है, तो हमारा अपना कितना रह गया, 5 लाख, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, कि भाई 5 लाख हमारा है, ठीक है। अब ये एसेट जो होते हैं, जैसे हमने कहा मशीन, मशीन भी तो हमारी एसेट है ना, तो मशीन का तो डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब उसकी कीमत कम हो गई। तो सही जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारी मशीन की सही कीमत क्या है, तो उसमें से इस साल जितनी कीमत कम होगी, जितना डेप्रिसिएशन लग गया, उसको हमने माइनस कर देना है। फोर्थ पॉइंट है संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। देखो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास कोई एसेट है, कोई मशीन है, ठीक है, तो उसकी जगह पे नई मशीन हमने लानी है, तो पहले हमें पता लगाना होगा कि भाई 1 लाख रुपीज़ की मशीन थी, पहले साल उसका 10,000 कीमत कम होगी, अगले साल भी 10,000, अगले साल भी 10,000, ऐसे अगर हर साल 10,000 कीमत कम होती चलेगी तो 10 ईयर्स में जाकर 1 लाख की मशीन ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। तो जैसे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, मशीन कागज़ों में ख़त्म हो गई, तो हमें नई मशीन चाहिए। तो एकदम से नई मशीन कहाँ से लाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस साल कितनी कीमत कम हो गई, 10,000, तो एक अलग डब्बे में हमने 10,000 रुपीज़ डाल के रख लिए। फिर अगले साल फिर 10,000 रुपीज़ कम कीमत कम हो गई, तो उसी डब्बे में फिर हमने 10,000 और डाल दिए। तो ऐसे जैसे जैसे 10,000 रुपीज़ कीमत कम हो रही है मशीन की, हम उस डब्बे में 10,000 रुपीज़ जोड़ते जा रहे हैं। तो जब इस मशीन 1 लाख रुपीज़ वाली मशीन की कीमत ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ये ख़त्म हो जाएगी और हमें नई मशीन चाहिए होगी, तब तक उस डब्बे में 1 लाख रुपीज़ जमा हो चुके होंगे। उस डब्बे में से हम पैसे निकालेंगे और फिर नई मशीन को ख़रीद लेंगे। इसे हम रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट या संपत्तियों की पुनर्स्थापना कहते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब पुरानी मशीन की प्लेस पे नई मशीन लाना, या पुनर्स्थापित करना मतलब पुरानी मशीन की जगह पर नई मशीन को स्थापित करना। पांचवा पॉइंट है पूंजी के कम होने से बचाव के लिए टू प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जब पहले से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इतना डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो वो अंदाज़ा जो लगाया जाता है उसे आयोजन या फिर हम लोग प्रोविज़न कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 6 पॉइंट है पूंजी में से लाभ का वितरण रोकने के लिए टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। देखो हम लोगों ने क्या किया, जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना लाभ हमारे को हो गया, साल के आखिर में हम लाभ देखते हैं कितना हुआ, और जितना भी लाभ होता है वो सारा का सारा लाभ मालिकों में बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है, सब मालिक लाभ को बांट लेते हैं। तो जब हम लाभ इकट्ठा कर रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उस टाइम पर हमने ये डेप्रिसिएशन का खर्चा बीच में दिखाया नहीं, भूल गए। अगर हम डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, तो लाभ हमारा ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा लाभ दिखाई देगा तो हम लोग आपस में लाभ ज़्यादा बांट लेंगे, जबकि वास्तव में तो लाभ हुआ नहीं होगा। तो वो लाभ कहाँ से बटेगा, जो बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ था वहीं से निकाल के हम लोगों ने बांट लिया, जबकि उतना लाभ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन तो हमने दिखाया नहीं था उसमें। अगला दिया गया उत्पादन व्ययों के लेखे का आधार बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। उत्पादन के व्यय, प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस, वस्तु के बनाने के जो खर्चे हैं, उसके अकाउंट्स में जब हिसाब किताब, लेखे मतलब अकाउंट्स में जब हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें ये डेप्रिसिएशन का खर्चा भी हम जोड़ देते हैं। आठवां पॉइंट है लाभ अधिक दिखाने पर आयकर अधिक देना पड़ता है। इफ़ द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड इज़ मोर देन वी हैव टू पे मोर इनकम टैक्स। देखो अगर हमने डेप्रिसिएशन किताबों में नहीं दिखाया, ये खर्चा नहीं दिखाया, तो क्या हो जाएगा, लाभ ज़्यादा हो जाएंगे, खर्चे हमारे कम होते हैं तो लाभ बढ़ जाते हैं। तो हमारा ज़्यादा लाभ दिखाएंगे किताबें, भाई बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। जितना भी लाभ हमारी इस कंपनी को होता है उसका कुछ हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स या कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना होता है।
अगर हमारी किताबें ये बताती हैं कि भाई ज़्यादा लाभ हुआ तो सरकार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, किताबें बताती हैं कम लाभ हुआ तो सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते तो लाभ बढ़ जाएंगे, और जब ज़्यादा लाभ हो जाएंगे तो सरकार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। गलती हमारी ये हो गई कि हमने डेप्रिसिएशन को दिखाया नहीं था। अगला दिया गया, लाभ अधिक हो जाने पर प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इफ प्रॉफिट इज डिस्क्लोज इज मोर देन द कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज। देखो अब क्या हुआ कि हमने डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं दिखाया तो लाभ ज़्यादा हो गए। जब ज़्यादा लाभ हो गया तो हमारे पड़ोसी दुकानदार ने देखा कि भाई ये इस चीज़ का बिज़नेस करता है और उसको तो बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि वो हमारे लाभ को देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि डेप्रिसिएशन हमने नहीं घटाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में लाभ ज़्यादा नहीं था, पर हमारी किताबों में लाभ ज़्यादा दिखाई दे गया, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे, अपना खर्चा नहीं काट रहे। तो क्या होगा, वो दुकानदार भी हमारी जैसी वस्तुएं ला के अपनी दुकान में रख लेगा और वो भी हमारी जैसी वस्तु बेचने लगेगा। तब कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम भी सामान बेचेंगे, वो भी सामान बेचेंगे। जो पहले ग्राहक सारे मेरी दुकान में आते थे, अब आधे ग्राहक उसकी दुकान में चले आएंगे, उससे हमारे नुकसान हो जाएगा। अगला दिया गया, लाभ अगर अधिक दिखाते हैं हमारे अकाउंट्स में क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे, तब क्या होगा, कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हमारे जो होते हैं वो बोलते हैं भाई लाजा ज़्यादा लाभ हो रहा है तो हमारी भी तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है, और फिर मालिक बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, वो तो डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया इसलिए ज़्यादा लाभ दिख रहा है। पर कर्मचारी नहीं मानते, वो बोलते हैं किताबों में लाभ ज़्यादा है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो हम स्ट्राइक कर देंगे। तो यहाँ पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इफ़ डिस्क्लोज प्रॉफिट इज़ मोर दैन द एम्प्लॉयज़ टू डिमांड एनहांस्ड सैलरीज, इफ़ नॉट गिवन देन इट क्रिएट्स अ डिस्प्यूट। 11th पॉइंट है, लाभ अधिक दिखने पर अपव्यय बढ़ जाते हैं। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड इज मोर देन वेस्टेज इंक्रीजेस। हमारे को अगर ज़्यादा लाभ हो जाता है तो हम बोलते हैं भाई काफ़ी लाभ तो हो रहा है इसलिए खुला खर्च कर लो। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक हमारे को दिया गया, डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर करीब 14-15 पॉइंट हमने दिए हैं, अलग अलग मेथड हैं हमारे डेप्रिसिएशन के। तो इन मेथड्स के आप नाम याद कर लें। ठीक है, तो उसके इनमें से कोई 4-5 आप नाम याद कर लें एग्जामिनेशन के लिए, तो उतना ही सफिशेंट है। हमारे सिलेबस में केवल पहले 2 मेथड जो हैं, स्थायी किस्त पद्धति फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और क्रमागत ह्रास पद्धति डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये 2 मेथड ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा।